हेलो गाइस, वेलकम टू जम के पढ़ो। तो आज हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर है एल्फ्रेड डॉडेट, जो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। द लास्ट लेसन फ्रांस और प्रशिया के वॉर के टाइम पे लिखा गया था। इस वॉर में फ्रांस प्रशिया से हार गया था। प्रशिया आज के टाइम में जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट है। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट एल्जेस और लोरेन के अंदर प्रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ के स्कूल्स की क्या सिचुएशन थी। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फ्रांस नाम का एक लड़का होता है। वो सुबह अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा होता है और उसे डर लग रहा होता है, क्योंकि जो उसके टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने उनको कहा था कि वो उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन करेंगे, और जिसके बारे में फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था। थोड़ी देर के लिए फ्रांस सोचता है कि स्कूल को बंक कर दिया जाए और थोड़ा टाइम बाहर बिताया जाए, जहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, बहुत गर्मियों का मौसम है और बर्ड्स चॉपिंग कर रही हैं वुड्स पे बैठ के। वुड्स का मतलब है जंगलों के पास बैठ के बर्ड्स हैं वो चॉपिंग कर रही हैं, और दूर एक फील्ड्स में सॉमिल के पास जो प्रशियन सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, इंटरेस्टिंग था, एंटरटेनिंग था स्कूल से और पार्टिसिपल से ज़्यादा। पर वो अपने आप को रेसिस्ट करता है और जल्दी से अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके बाद जब वो चलते चलते टाउन हॉल के पास से गुज़रता है, वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा क्राउड यानी कि भीड़ जमा हुई है बुलेटिन बोर्ड के पास, और वो उस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से हारे हुए युद्धों की खबर और ड्राफ्ट ऑर्डर जो कमांडिंग ऑफिसर के होते थे वो आते थे। और चलते चलते फ्रांस सोचता है अब क्या खबर हो सकती है। उसके बाद जब वो अपने स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जा ही रहा होता है, उसको 2 लोग, ब्लैक स्मिथ और एक वॉचर, ब्लैक स्मिथ का मतलब है लोहार और वॉचर का मतलब है वॉचमैन, उसे जो बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहे थे उसे कहते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इतना जल्दी मत जाओ बच्चे, तुम अपने स्कूल काफ़ी टाइम में, सही टाइम में पहुंच जाओगे। जो फ्रांस होता है उसे लगता है कि वो दोनों उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वो फटाफट हाँफते हाँफते अपने जो टीचर हैं एम हैमल, उनके लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है। यूजुअली जब उसका स्कूल शुरू होता था, उसे दूर से ही, दूर गलियों से ही अपने स्कूल की जो ग्रेट बसल होती है, बसल का मतलब है हलचल, जो हलचल होती है बच्चों की वो सुनाई देती है, जैसे ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और क्लासों का जो लेसन्स होते हैं उनका रिपीटेड, जो टीचर है उनको जो लेसन्स पढ़ाती है वो दूर तक सुनाई देते हैं, और टीचर का जो रूलर होता है उसको डेस्क पे ठकठकाने की या फिर टेबल पे खटखटाने की आवाज़ उसे दूर तक आती है। पर आज सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की सुबह हो। वो विंडो से, खिड़की से अपने क्लासमेट्स को झांकता है और देखता है कि वहाँ पे सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, और मिस्टर एम हैमल अपने रूलर को अपने आर्म्स के नीचे रखकर इधर उधर क्लास में टहल रहे होते हैं। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलता है अपनी क्लासरूम का और अंदर जाता है, और वो आपको बताता है कि कैसे वो बहुत ब्लश कर रहा था, बहुत शर्मिंदा था और डरा हुआ था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसके टीचर उसे डांटेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने उन्हें देखा और कहा, जाओ जल्दी अपनी जगह पे बैठ जाओ प्यारे फ्रांस, हम तुम्हारे ही वेट कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपनी बेंच पे जाके बैठ जाता है, और जब वो थोड़ा अपने डर से बाहर निकलता है तो देखता है कि जो उसके टीचर हैं एम हैमल है, उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी है, और छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप पहनी है जिसमें बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी है, जो वो कभी नहीं पहनते, या तो इंस्पेक्शन होती है तभी पहनते हैं या फिर प्राइस डेज के टाइम पे पहनते हैं। ये सब तो अजीब था ही, पर सबसे ज़्यादा अजीब उसे एक चीज़ लग रही थी, वो थी कि पीछे जो बेंचेस होते हैं वो हमेशा खाली होते थे, पर आज उन बेंचेस पे विलेज के कुछ लोग बैठे हुए थे चुपचाप, जैसे कि ओल्ड होज़र का मतलब होता है फार्मर, और जो 3 कॉर्नर्ड हैट पहन के बैठे थे, फॉर्मर मेयर और पुराने पोस्ट मास्टर और भी बहुत सारे लोग थे। वो सब बहुत दुखी दिख रहे थे, और जो ओल्ड होज़र थे उनके हाथ में एक ओल्ड प्रीमर थी। प्रीमर एक बुक होती है
जो बहुत ओल्ड बुक थी, उसको देख के बुक को पता लग रहा था कि ये बहुत पुरानी बुक है, इसको बहुत लोगों ने यूज़ करा है। वो ओल्ड प्रीमर बुक उन्होंने अपने थाइस पे रखी हुई थी, अपने नीज़ पे रखी हुई थी, और उसके पेज वो पलट रहे थे हॉजर। उसके बाद जब ये सोच ही रहा होता है, एम हैमल अपनी चेयर पे बैठते हैं और ग्रेव मतलब एक दुख की भावना से एक प्यारी सी आवाज़ में बोलते हैं कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में अब जर्मनी सिखाई जाएगी। तो कल से आप सबके न्यू मास्टर आएंगे। तो आज आपका ये फ्रेंच का आखिरी लेसन है। सो वो चाहते हैं कि आप सब लोग बहुत अटेंटिव हों, बहुत ध्यान दें चैप्टर पे। ये वर्ड्स फ्रांस के लिए बहुत शॉकिंग होते हैं, थंडर क्लैप होते हैं। और इसमें वो फ्रांस कहता है, ओ द रेचेस इसमें प्रशंस को बताया गया है। रेचेस का मतलब होता है दुष्ट। वो कहता है अच्छा, उन दुष्टों ने टाउन हॉल के पास ये लगाया था। और फ्रांस कहता है मेरा आखिरी लेसन, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत मुश्किल से ही ना फ्रेंच बोलनी आती है ना लिखनी। अब तो मुझे आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। और वो बहुत सॉरी फील करता है कि उसने जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ी। उसके बाद वो कहता है कि मैं सॉरी हूँ कि मुझे अपनी क्लास की अपनी लेसन्स को पढ़ने की जगह मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बर्ड्स के एग्स में और स्लाइडिंग जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरी बुक्स जो मुझे नॉइसेंस लग रही थी, नॉइसेंस मतलब एक भार लग रही थी, अब वो उसे नॉइसेंस का मतलब यहाँ पे है कि बाधा, एक बंधन लग रहा था उसे थोड़ी देर पहले, जो बहुत हैवी थी कैरी, उसको उठाने में बहुत मुश्किल लग रही थी, उसकी ग्रामर और हिस्ट्री बुक। अब उसे उसके पुराने दोस्त लगने लगे हैं जिन्हें वो अब नहीं छोड़ना चाहता। और एम हैमल को वो इसलिए ऐसा कहता है कि एम हैमल को भी अब वो नहीं छोड़ना चाहता, और वो भूल जाता है कि कैसे जो एम हैमल थे वो क्रैंकी थे। क्रैंकी का मतलब होता है टेम्परेमेंटल। वो थोड़े इरिटेटेड रहते थे, थोड़े गुस्सैल थे, और वो अपना टेरिबल रूलर हमेशा अपने हाथ में ही रखते थे। और वो इन सब के बारे में भूल जाता है और कहता है कि मैं एम हैमल को भी अब खुद से दूर जाने देना नहीं चाहता। और एम हैमल के बारे में वो कहता है अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने इस ऑनर में संडे क्लोथ्स पहने हैं। इतने जो उसने ग्रीन कोट पहना था ना, तो समझ जाते हैं कि इसलिए उन्होंने इतने अच्छे क्लोथ्स पहने हैं आज, जो हमेशा स्पेशल ओकेशंस पे पहनते हैं। और वो समझ जाता है कि क्यों विलेज के गांव के जो ओल्ड लोग हैं वो यहाँ पे क्यों हैं, बिकॉज वो भी सॉरी हैं कि वो भी खुद स्कूल नहीं जा सके। उन्होंने भी फ्रेंच को इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, और इसलिए भी आए हैं ताकि वो जो एम हैमल है उनको थैंक यू कर सके, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक यानी कि 40 ईयर्स तक उन्होंने बिना किसी हीन भावना के बच्चों को फ्रेंच पढ़ाई है, सर्विस दी है, फेथफुल सर्विस दी है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको प्यार देने के लिए, जो उनकी कंट्री में जो उन्होंने पढ़ाया, जो अब कंट्री उनकी है ही नहीं। और जब ये सब फ्रांस सोच ही रहा होता है, फ्रांस को अपना नाम सुनाई देता है। अब उसकी बारी थी पार्टिसिपल्स को पढ़ने की, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फ्रांस बहुत तेज़ आवाज़ में बिल्कुल क्लियर विदाउट वन मिस्टेक भी पार्टिसिपल समझा दे, क्योंकि उसने तो पार्टिसिपल्स की प्रिपरेशन करी नहीं थी। और वो पहले शब्द में ही गलती कर देता है और रुक जाता है और अपने डेस्क को पकड़ लेता है। उसकी धड़कन बहुत तेज़ धड़क रही होती है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि ऊपर देखे, एम हैमल से नज़रें मिलाए, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि वो उसे डांटेंगे। उसके बाद एम हैमल उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, तुम शायद ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहे हो। और वो उसे समझाते हैं कि ऐसे ही होता है, हम हर एक चीज़ कल पे टालते रहते हैं और कहते हैं अभी मेरे पास बहुत समय है, कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। और आज हम ऐसे करते करते आज इस चीज़ पे आ खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास कल का कोई रास्ता ही नहीं है। हमें अब जब वो लोग जो जर्मनी के जो लोग हैं, जो प्रशियन है, जो कल तुम्हारे न्यू टीचर आएंगे, अब वो कहेंगे तुम फ्रेंचमैन कैसे हो सकते हो जब तुम्हें ना फ्रेंच बोलनी आती है ना लिखनी आती है। उनका वो मजाक उड़ाएंगे। बट फिर वो कहता है कि तुम ऐसे अकेले नहीं हो,
हम सब की भी गलती है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स जो एंग्शियस, इसमें एंग्शियस का मतलब है चिंतित, उन्होंने नज़रअंदाज करा तुम्हारी स्टडी को, इतना चिंतित नहीं थे वो तुम्हारी पढ़ाई को लेके कि वो तुम्हें फार्म्स में काम करने को भेज देते थे, मिल्स में काम करने को भेज देते थे ताकि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके। और वो खुद की भी बात करता है, एम हैमिल कहते हैं और मुझे भी ब्लेम देना चाहिए, मैंने भी तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया, सिवाय तुम्हें लेसन पढ़ाने के मैं तुमसे पौधों में पानी डलवाता रहा, और उसके बाद और जब मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। उसके बाद जो एम हैमिल है वो बच्चों को समझाते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जो सबसे क्लियर है और बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। इस लैंग्वेज में बहुत लॉजिक है। वो बताते हैं कि उन्हें हर हाल में इस लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदे भी इंस्लेव्ड होते हैं, कब्ज़े में होते हैं, वो अपनी लैंग्वेज से ही अपनी जो मदर टंग होती है उनको अपने पास रख के, उनको होल्ड करके ही जो अपने प्रिजन मतलब जेल की चाबी बना सकते हैं। वो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो उनके प्रिजन की होती है। जब तक वो अपनी लैंग्वेज को जानते हैं वो किसी के कब्ज़े में इतनी आसानी से नहीं आ सकते। देन ही ओपन आवर ग्रामर एंड रीड आवर लेसन। उसके बाद वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और उन्हें ग्रामर पढ़ाते हैं। और आज सबसे शॉकिंग बात भी ये होती है कि फ्रांस को हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही होती है और हर एक चीज़ बहुत इजी लगती है, जैसे कि ये तो वो उसे अच्छे से कर सकता है। वो कहता है कि ना तो मैंने कभी इतने ध्यान से सुना और ना ही कभी एम हैमिल ने इतने ध्यान से एक्सप्लेन करा। वो कहता है ऐसा लग रहा था कि एम हैमिल चाहते हैं कि हम हर एक चीज़ एक ही बार में अपने दिमाग में डाल लें और जितना भी ज्ञान एम हैमिल के पास है वो एक ही बार में हमें दे दें। ग्रामर पढ़ने के बाद वो राइटिंग का लेसन करते हैं। उस दिन एम हैमिल उन सभी के बच्चों के लिए न्यू नोटबुक्स लाए थे, जिसमें ब्यूटीफुल राउंड हैंड्स बने थे जिस पे लिखा था फ्रांस एल्जेस। वो छोटे छोटे लहराते हुए झंडों की तरह लग रही थीं। ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे झंडे क्लासरूम की डेस्क के ऊपर लहरा रहे हैं और सब बच्चे इतनी शांति से काम कर रहे थे कि पेन के लिखने की आवाज़ ही आ सकती थी और कोई आवाज़ उस क्लासरूम में नहीं थी सिवाय पेन से लिखने के। और जो बीटल्स एक इंसेक्ट होता है, बीटल्स भी अगर अंदर आ जाए तो कोई भी उन पे इतनी भी अटेंशन नहीं दे रहा था कि किसी को पता लग सके। छोटी सी भी अटेंशन बीटल्स में नहीं दी गई। सब अपना अपना काम दिल लगा के कर रहे थे, इतनी शांति से कर रहे थे। उसके बाद अब रूफ से पिजन्स की कूद की आवाज़ आने लगी और फ्रांस अपने आप को कहता है कि क्या जर्मन लोग अब क्या पिजन से भी जर्मनी में गाना गवाएंगे। उसके बाद फ्रांस कहता है कि जब भी मैं ऊपर अपनी नज़रें ऊपर उठा के देखता था कि एम हैमिल मोशनलेस, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिल्कुल मोशनलेस वो अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और गेजिंग मतलब नज़र डाल रहे हैं। हर एक चीज़ को वो इतने ध्यान से ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं जैसे वो हर एक चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना चाहते हैं कि कैसे उस छोटा सा क्लासरूम की हर एक चीज़ कैसी दिखती थी, जहाँ पे उन्होंने 40 साल तक एक ही जगह पे काम किया है, वो कैसा दिखता था। जहाँ पे उनके जो क्लासरूम के बाहरी जो गार्डन होता था, जो विंडो से दिखता भी था, वो कैसा लगता था। उसके बाद ऐसे ही करते करते वो हर एक चीज़ को गौर से देखने लगे, चाहे वो डेस्क हो या बेंचेस हों। उसके बाद वो वॉलनट ट्रीज़ को देखते हैं जो अब बहुत टॉल हैं, और होप वाइन ट्री को देखते हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से उगाया था, जो अब विंडो से दिखता है, जो रूफ़ तक है। मतलब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया था, होप वाइन का पेड़, अब उनको जो उन्होंने खुद उगाया था, एम हैमिल ने उगाया था, वो उनको दिख रहा है। वो सोचता है, फ्रांस सोचता है कि इनका कितना दिल टूटता होगा जब ये सोचते होंगे कि अब इन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और ऊपर से उनके जो सिस्टर है, उनके सिस्टर की पैकिंग करने की आवाज़ आ रही होती है क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री छोड़नी पड़ती है।
बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन। अब उनके पास पर इतना करेज होता है कि वो हर एक लेसन जो है वो बहुत ध्यान से सुन सके और आखिरी बार पढ़ा सके। उसके लेसन, राइटिंग के लेसन के बाद वो हिस्ट्री का लेसन शुरू करते हैं और जो बेबीज़ होते हैं वो चैंट करते हैं बा बेबी बोबू। और वहीं पे उसी टाइम पे ओल्ड हाउसर जो होते हैं, ओल्ड फार्मर जो होते हैं, वो स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा पहनते हैं, जो उनके हाथ में जो ओल्ड प्रीमर बुक होती है वो अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं, खड़े होते हैं और उसको बोलना शुरू करते हैं। वो उसको पढ़ते समय बहुत रो रहे थे। उनकी जो वॉइस में ट्रेम्बल थी, ट्रेम्बल मतलब कपकपाना, उनकी वॉइस में कपकपाहट थी। वो उसके बाद उनकी ये बात सुन के बहुत हंसी भी आ रही होती है और रोना भी आता है। हंसी इसलिए आ रही होती है क्योंकि जो उनकी आवाज़ थी वो बहुत फ़नी थी, जो उनकी आवाज़ जो आ रही थी वो बहुत फ़नी थी। और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि सब बहुत इमोशनल थे कि ये उनका लास्ट फ्रेंच लेसन है। अब उनकी जो कंट्री है वो किसी और के हवाले है, अब वो कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो चर्च होती है, चर्च की क्लॉक में 12 बज जाते हैं और एंग्लस उनकी एक प्रेयर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसी टाइम पे विंडो से ट्रम्पेट्स, जो प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग करके आ रहे थे ना, ट्रम्पेट्स बजा रहे थे, वो ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है। एम हैमल उसी टाइम खड़े होते हैं। उनका फेस बहुत पेल हो गया होता है, मतलब उनका फेस पीला पड़ गया होता है, बहुत इमोशनल होते हैं, उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। वो खड़े होते हैं अपनी चेयर पे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लंबाई में बड़े हो गए थे, नहीं। इसका मतलब है कि उनकी जो प्राइड थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, वो बहुत बड़ी। जो अब फ्रांस था, जैसे वो उन्हें क्रैंकी के रूप में देखता था, पर अब वो कहते हैं मुझे इतने प्राउड लग रहे थे, वो इतनी रिस्पेक्ट थी उनके लिए। तो अब एम हैमल कहते हैं माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं पे वो चोक्ड हो जाते हैं और आगे कुछ नहीं कह पाते। मतलब ये बताता है कि वो कितने इमोशनल थे, कितना अपनी कंट्री से प्यार करते थे, कि अब वो जब छोड़ के जा रहे हैं सब कुछ, वो कितना इमोशनल है कि कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न होते हैं, चौक उठाते हैं और जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा लिखते हैं वाइवे ला फ्रांस। वाइवे ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। मतलब ये दर्शाता है कि कैसे वो अपनी कंट्री को, जब वो किसी जर्मन के कब्ज़े में है तब भी वो कितना प्यार करते हैं और कहते हैं कि लंबा जियो फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद वो रुकते हैं, अपना सर दीवार की अपोजिट साइड अगेंस्ट लाते हैं और बिना कुछ कहे अपने हाथों से इशारा करते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। मतलब अब उनके में इतनी हिम्मत भी नहीं होती वो अपने मुंह से बोलें कि स्कूल ख़त्म हो सकता है, आप लोग जा सकते हो। वो इतने इमोशनल थे, उन्होंने बिना कुछ कहे अपने हाथों से एक्सप्रेशन दिए कि स्कूल ख़त्म हो चुका है और आप सब जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।